हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का हमारा जो हिस्ट्री का जो लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को ये लेक्चर बिना छोड़े देखना ज़रूर है दोस्तों। इसको छोड़कर नहीं जाना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम में ही बहुत बेनिफिट देगी। और इससे निश्चित रूप से एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, इसी से इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इसी के साथ हम अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। और दोस्तों, जो प्रश्न हमने बनाए हुए हैं इसमें व्याख्या भी दी हुई है, जिससे कि हमें आगे की भी डिटेल समझ में आ सके। तो दोस्तों चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न दोस्तों हमारा ये रहा। पहला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा ये रहा। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा ये रहा। पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो दोस्तों किस वर्ष हुई है? 1885 में हुई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे वर्तमान बम्बई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, दोस्तों बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, वहीं पर इसकी स्थापना हुई। और इसकी स्थापना दोस्तों किसने की है? A.O. ह्यूम ने की थी, और उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है दोस्तों। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की है। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। W.C. बनर्जी ने की है प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता। इसी के साथ दोस्तों इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने दोस्तों? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। और इसी के साथ प्रारंभ में कांग्रेस का उद्देश्य भारतीयों की समस्याओं को संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटिश सरकार के सामने रखना था। दोस्तों इसमें ये था कि कांग्रेस के जो लोग थे वो ये चाहते थे कि हमको सहायता मिले, वो एक संगठन के द्वारा अंग्रेजों से जो सहायता मिल सके वो इन भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा दिलवाई जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इसीलिए दोस्तों क्या नाम है, गठन हुआ था। आगे चलकर यही संस्था दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख राजनीतिक मंच भी बना था दोस्तों। इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों पता ही होगा, वो थे W.C. बनर्जी, जो कि अभी हमने बताया भी है। तो व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने थे। इन्होंने 1885 दोस्तों 1885 में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की। और एक प्रसिद्ध वकील और उदारवादी उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने भारतीयों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रशासनिक सुधारों की मांग तथा ब्रिटिश शासन के समक्ष भारतीयों की समस्याओं को संगठित रूप में उठाने के लिए कार्य किया। तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा W.C. बनर्जी। क्या हो जाएगा? W.C. बनर्जी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो बंगाल विभाजन जायज सी बात है दोस्तों, इसका तो लॉर्ड कर्जन आपको पता ही होगा। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। 16 अक्टूबर 1955 को वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। सरकार ने इसका कारण प्रशासनिक सुविधा बताया, लेकिन इसका वास्तविक उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना और फूट डालो राज करो की नीति दोस्तों इनकी थी, अंग्रेजों की। इसके विरोध में पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन हुआ। जन दबाव के कारण सन 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। जब दोस्तों इंग्लैंड से जो प्रिंस आए थे और 1911 में इसका बंगाल विभाजन रद्द किया गया। और इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कर्जन। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय प्रथम जो अधिवेशन का जो आयोजित किया गया, अभी हमने दोस्तों पढ़ा है, वो किया गया मुंबई में,
ठीक है दोस्तों, मुंबई में, इसे मुंबई कहते हैं। तो आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 तक वर्तमान मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी। इस अधिवेशन में भारत के विभिन्न भागों से 72 दोस्तों मेंबर थे, इसमें उन्होंने भाग लिया था। इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। ठीक है दोस्तों, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा हमारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? ये वाक्य कहा था बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, क्या कहा था दोस्तों? इनकी व्याख्या भी देखते हैं। यह प्रसिद्ध नारा लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तिलक उग्रवादी विचारधारा के प्रमुख नेता थे और उन्होंने भारतीयों में स्वतंत्रता के प्रति नई चेतना जगाई। उन्होंने केसरी और मराठा, दोस्तों ये याद रखना है, केसरी और मराठा समाचार पत्रों, ये दोस्तों केसरी और मराठा, ये याद रखने हैं। समाचार पत्र ये आते हैं एग्जाम में, पत्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रचार किया था। उन्होंने गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव जन जागरण का माध्यम बनाया और इस नारे ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा हमारा। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। 1905 बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग बढ़ाना था। विद्यार्थियों, महिलाओं और व्यापारियों और आम जनता ने इसे बढ़ाकर तो दोस्तों बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों ये रहा, इसका आंसर है स्वदेशी आंदोलन। ठीक है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन। आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 में हुई थी। 1906 अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी। दोस्तों याद रखना, ये मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी 1906 में। इसकी गठन का उद्देश्य प्रारंभ में मुस्लिम तथा राजनीतिक हितों की रक्षा करना था। आगे चलकर इसी संगठन ने पाकिस्तान की भी मांग की नेतृत्व किया था मुस्लिम लीग ने। दोस्तों भारत के विभाजन की राजनीतिक महत्वपूर्ण भूमिका इसी ने निभाई है, तो इसका आंसर 1906 हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन दोस्तों 1907 में हुआ था। 1907 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्या है व्याख्या? 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था, जहां कांग्रेस दो गुटों में उदारवादी और उग्रवादी में विभाजित हो गया था। 1907 में ही दोस्तों जो कांग्रेस के दो गुट बन गए थे, एक उदारवादी हो गया था, एक उग्रवादी था, में विभाजित हो गया था। उग्रवादी नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल प्रमुख थे, जबकि उदारवादी नेताओं में गोपाल कृष्ण गोखले प्रमुख थे। इसे इतिहास में सूरत विभाजन भी कहा जाता है, सूरत विभाजन। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय माइकल ओ डायर, जनरल डायर जिसे बोलते थे, वो कौन था? लेफ्टिनेंट गवर्नर था। इसकी व्याख्या देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन हजारों लोग शांतिपूर्ण एकत्र हुए थे। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने बिना किसी चेतावनी के निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी। दोस्तों उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था, जिसे डायर की कार्रवाई का समर्थन किया। इस घटना को पूरे देश में अंग्रेजी शासन के प्रति आक्रोश फैल गया और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिली। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा माइकल ओ डायर। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? ठीक है दोस्तों, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो देखते हैं दोस्तों, साइमन कमीशन दोस्तों आया था 1900
1928 में साइमन कमीशन भेजा गया। तो दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 1928 में भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन भेजा। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए पूरे देश में इनका जोरदार विरोध हुआ। लोगों ने साइमन गो बैक के नारे लगाए और लाहौर में विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनका निधन हो गया। इस घटना ने क्रांतिकारी आंदोलन को भी नई गति दी। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर 1931। ठीक है, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। इसकी व्याख्या देखते हैं। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन। तो दोस्तों महात्मा गांधी और गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। ये गांधी इरविन समझौता, इसके तहत सरकार ने राजनीतिक बंदियों को रिहा करने तथा शांतिपूर्ण ढंग से नमक बनाने की अनुमति देने पर सहमति जताई थी। इसके बदले में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कर दिया था? स्थगित कर दिया था दोस्तों। इसके बदले में, किसके? गांधी इरविन समझौता के बदले में। और इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाने पर सहमत भी हो गए थे। कौन? महात्मा गांधी दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किस नेता के बीच हुआ? तो ये जो भीमराव अम्बेडकर हैं, भीमराव अम्बेडकर और पूना पैक्ट दोस्तों भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। इसमें क्या क्या था? तो व्याख्या देखते हैं इसकी दोस्तों। व्याख्या ये रही। व्याख्या में 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। यह समझौता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा घोषित सांप्रदायिक पुरस्कार के बाद हुआ था। समझौते के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन में आरक्षित सीटों की व्यवस्था स्वीकार की गई। इस समझौते ने भारतीय राजनीति और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम निभाया। तो इसका आंसर दोस्तों हो गया भीमराव अम्बेडकर। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। पढ़ना नहीं, इसको समझना है। ये डिटेल्ड में है क्योंकि इससे प्रश्न आएंगे। जरूरी नहीं कि जो प्रश्न बना है वहीं से प्रश्न आए, इसमें जो डिटेल दी हुई है उसको ध्यान से समझें, क्योंकि यहीं से कहीं ना कहीं से प्रश्न हमारे आते हैं और हम उनको सॉल्व कर देते हैं आसानी से। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो दोस्तों इसका प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था दोस्तों। ठीक है, महात्मा गांधी ने किया था। और इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। व्याख्या 1931 में लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया और यह सम्मेलन गांधी इरविन समझौते के बाद आयोजित हुआ था। सम्मेलन में भारत के संवैधानिक भविष्य, प्रांतीय स्वायत्तता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर चर्चा हुई, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। इसके बाद भारत लौटकर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा महात्मा गांधी। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का हरिपुरा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो इसका दोस्तों आंसर देखते हैं। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस इसका आंसर हो जाएगा। इसका दोस्तों अब हम व्याख्या भी देख लें क्या है। व्याख्या दोस्तों ये रही। ठीक है, व्याख्या में क्या लिखा है पढ़ते हैं। तो व्याख्या में दोस्तों लिखा है, व्याख्या में दोस्तों है 1938 में गुजरात के हरिपुरा में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक आर्थिक विकास पर बल दिया। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति के गठन का निर्णय लिया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है दोस्तों, कौन था दोस्तों? देखते हैं। देखो दोस्तों 1942 में
भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत की वायसराय लॉर्ड लिनलिथ को 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिया। अगले दिन ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित लगभग सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया, और लेकिन इसके बावजूद आंदोलन ने पूरे देश में व्यापक रूप से ये दोस्तों फैल गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। ठीक है, पढ़िए अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया। अंतरिम सरकार का दोस्तों गठन की बात करें तो ये किया गया था 1946 में। ठीक है दोस्तों, 1946 में किया गया। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या क्या है? व्याख्या है दोस्तों, 2 सितंबर 1946 को भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसके उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने सरकार का नेतृत्व किया। इस सरकार का उद्देश्य सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना और स्वतंत्र भारत के प्रशासन की तैयारी करना था। बाद में मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हुई और सरकार स्वतंत्र भारत की पहली सरकार का आधार बनी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो दोस्तों ये तो पता ही है, 1919 में तो रॉलेट एक्ट है वो पारित हुआ है, रॉलेट एक्ट। ठीक है, इसे काला कानून भी कहा जाता था, क्योंकि इस कानून के तहत सरकार किसी भी व्यक्ति के बिना मुकदमा चलाए, बिना अपील के अधिकार के गिरफ्तार कर लेती थी। इस कानून का पूरे देश में तीव्र विरोध हो रहा था। महात्मा गांधी ने इसके विरोध में रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया। इसी कानून के विरोध में के दौरान पंजाब में तनाव बढ़ा और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी दुखद घटना भी हुई। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। इसमें याद करने योग्य है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो दोस्तों 1919 में पारित हुआ। तो इससे दोस्तों सही से स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लेना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा हमारा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ठीक है दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक दोस्तों देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक में देखते हैं दोस्तों क्या है। इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस। और इसमें व्याख्या देखते हैं, व्याख्या क्या है। व्याख्या रही ये दोस्तों, इसमें लिखा 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इससे दोस्तों कांग्रेस से अलग होकर के सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसका उद्देश्य सभी राष्ट्रवादी शक्तियों को एकजुट कर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष को और अधिक तेज करना था। फॉरवर्ड ब्लॉक ने पूर्ण स्वतंत्रता और समाजवादी विचारों को समर्थन किया। युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन जोड़ने का भी इन्होंने प्रयास किया। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, इतने ही प्रश्न थे आज। तो आज का जो वीडियो है कैसा लगा है कमेंट में जरूर जवाब देना, और जो भी क्वेश्चन आप पढ़ो उसकी कमेंट में आंसर जरूर करो, और क्योंकि कमेंट करने से क्या होगा, आपको भी याद होता है और आपकी जो मेमोरी है वो भी शार्प हो। तो दोस्तों नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।